Hello everyone. Let's get started with the revision of chapter number 9 IPC. IPC का वेटेज अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे? ईदर बोथ द क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल और मे बी वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड एंड वन क्वेश्चन दैट इज थ्योरेटिकल। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, मे बी उससे ज्यादा मार्क्स का भी आ सकता है, पर कंसिस्टेंटली 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में आता है, जैसे कि आपका सीआरपीसी हुआ, आईपीसी हुआ। अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्राइम से। क्राइम हमने सीआरपीसी में भी पढ़ा है कि क्राइम का मतलब क्या है, यहाँ पे भी सेम ही चीज बताई गई है। वेयर अ रॉन्ग इज कमिटेड बाय एनीवन इन द सोसाइटी इट इज अ क्राइम, मतलब पब्लिक रॉन्ग जितने भी होंगे वो क्राइम कहलाएंगे। Any sin, offense or breaking of law is also considered as crime where there is violation of human laws। या फिर जो भी लॉ डिफाइन कर दे क्राइम, वो सारा क्या है? क्राइम है। सिविल रॉन्ग और क्राइम में हम ऑलरेडी डिफरेंस देख चुके हैं सीआरपीसी के टाइम पे। यहाँ पे भी वही चीज है कि क्राइम वो है जो पब्लिक रॉन्ग है और पूरी सोसाइटी एट लार्ज को इंपैक्ट करता है, जबकि सिविल रॉन्ग क्या है? ऐसी चीजें जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होती है। आईपीसी में क्राइम की डेफिनेशन नहीं है पर ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है। ये मैंने आपको जब सीआरपीसी पढ़ाया था तब भी ये चीज बताई थी कि क्राइम वर्ड हम यूज नहीं करते, हम वो जो यूज वर्ड करते हैं लीगल में दैट इज ऑफेंस। क्राइम और सिविल रॉन्ग का डिफरेंस थोड़ा इलेबोरेट करके दे रखा है। एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर लॉ इज क्राइम। पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को अफेक्ट करने वाले रॉन्ग्स क्या कहलाते हैं? सिविल रॉन्ग कहलाते हैं। अगेंस्ट द सोसाइटी, प्राइवेट इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के अगेंस्ट। मोर सीरियस, लेस सीरियस। इंटेंशन जरूरी है, यहां पे इंटेंशन इज नॉट रेलिवेंट। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं टोट, वहां इंटेंशन नहीं होने पर भी कॉम्पनसेशन मिलता है। गवर्नमेंट अपने आप एक्शन लेती है जब भी क्राइम होता है, लेकिन एग्रीड पर्सन को खुद को एक्शन लेना पड़ेगा जब भी सिविल रॉन्ग होगा। कॉम्प्रोमाइज नॉट पॉसिबल इन क्रिमिनल केसेस, ऑलवेज पॉसिबल इन सिविल केसेस। पेनल्टी पक्का लगेगी, पनिशमेंट मिलेगी, चाहे मॉनेटरी टर्म्स में मिले चाहे जेल की सजा जो भी हो। यहाँ पे कॉम्पनसेशन मिलता है डैमेजेस का ज्यादातर इंजर्ड पार्टी को। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिविल रॉन्ग एंड क्राइम। अब आता है क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली चीज, क्राइम मेड पनिशेबल बाय लॉ, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है? ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने फुलफिल नहीं की। यहाँ मेंस रिया जरूरी है, यहाँ बिना मेंस रिया के भी ये चीज मान ली जाएगी चाहे मेंस रिया हो नहीं हो, लेकिन तुमने अगर ब्रीच किया है किसी भी टर्म एंड कंडीशन का तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट तुम्हारा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, यहाँ आएगा राइट अगेंस्ट अवेलेबल टू ओनली अ डिटर्मिनेट पर्सन, जिसको हम कहते हैं राइट इन पर्सोनम। मतलब जब भी हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो अगेंस्ट अ पर्सन आपका राइट होगा, लेकिन जब क्राइम की बात होगी तो आपका राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड या सोसाइटी। ऑब्जेक्ट पीस ऑफ सोसाइटी, यहाँ पार्टीज के राइट को प्रोटेक्ट करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कोडिफिकेशन, ये कंप्लीटली कोडिफाइड है, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कोडिफाइड नहीं है, कुछ चीजें अभी भी कस्टम्स के अकॉर्डिंग चल रही है। क्राइम में विक्टिम को डैमेज नहीं मिलते हैं, फाइन इंपोज होता है पार्टीज पे, फिर फाइन में से क्या विक्टिम को मिलेगा दैट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका डिसाइडेड है वो सब आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, किसको? जिसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया है। आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर्स है और 511 सेक्शंस है। मेन चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो भी हमारे कोर्स में दी गई है। 2 पार्ट है, एक पार्ट है जनरल प्रिंसिपल एंड ऑफेंसेस, दूसरा है आपका स्पेसिफिक ऑफेंसेस। स्कोप ऑफ आईपीसी तीनों जगह पे लागू है, लैंड, वाटर एंड एयर, तीनों जगह पे ये आपका एक्ट प्रॉपरली काम करेगा। लैंड में कहां तक? जितनी हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज है। वाटर में कहां तक? 22 किलोमीटर फ्रॉम द बेस, 22 किलोमीटर दूर तक हमारी कोस्ट लाइन से। एयर में कैसे काम करेगा? अगर कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो कहीं भी घूमे, लेकिन उस पर हमारा आईपीसी लगेगा, हमारा जुरिस्डिक्शन उस पर काम करेगा। कहां तक लागू होगा? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब जहां पे इंटरनेशनल आपकी
बाउंड्रीज आ जाएगी, वहां तक आपका आईपीसी लागू हो जाएगा। Criminal courts exercise their jurisdiction when the crime is committed in India by anyone, national or foreigner. This is known as intra-territorial jurisdiction. भाई अगर इंडिया में ही कोई चीज हो रही है, whether committed by any Indian or any foreigner, तो हम उसको क्या कहेंगे? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। लेकिन क्राइम अगर इंडिया के बाहर हुआ पर पर्सन जो कमिट कर रहा है वो इंडिया से रिलेट हुआ तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मार्क कर लो इस चीज को, इट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द इंट्रा एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी एंड विथ एक्सेप्शंस। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जो हम देखेंगे, उनके साथ ही आपको पूछ लिया जाता है। तो इंट्रा मीन्स व्हेनेवर एनी क्राइम इज कमिटेड ऑन द लैंड ऑफ इंडिया बाय एनीवन, इंडियन हो फॉरेनर हो, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रा टेरिटोरियल। पर हमारा ही कोई सिटीजन अगर फॉरेन कंट्री में क्राइम करता है और उसको हम पकड़ते हैं तो दैट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जैसे मिस्टर ए ने रॉबरी की इंडिया में, तो ये कौन सा टेरिटरी में की? इंडिया में, तो इंट्रा टेरिटोरियल। मे बी दैट केल्विन इज अ फॉरेनर, नाम के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि फॉरेनर है, तो फॉरेनर हुआ तो क्या हुआ? क्राइम इंडिया में हुआ है तो ट्राई भी इंडिया में होगा केस। एक्स्ट्रा में जैसे रमेश मर्डर्ड एक्स इन दुबई, रमेश इज एन इंडियन, इंडियन होने के बावजूद हम इस पे अपना केस चलाएंगे, भले इसने दुबई में किया है लेकिन इंडिया में भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो दिस इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अभी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है इसके बारे में, इसको हम इलेबोरेट करके देखेंगे ताकि हम प्रॉपरली इसका आंसर दे पाए। इंट्रा टेरिटोरियल सेक्शन 2 में कवर्ड है, इसमें ये कहा गया है कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, रैंक, स्टेटस, प्रिविलेज कुछ भी मिल रहा हो पर्सन को, अगर वो इंडिया में क्राइम कर रहा है तो हम उसको पक्का इस चीज में इन्वॉल्व करेंगे इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल लिमिट पे फोकस करता है, पर्सन की नेशनलिटी से कोई इसका लेना देना नहीं है, भले ही इंडियन हो चाहे फॉरेनर। यहाँ पे नोट करने वाली चीज ये है कि जो भी फॉरेनर क्राइम करेगा तो ये नहीं कह सकता कि मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी क्योंकि ये मेरे कंट्री में क्राइम नहीं है। मोहबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, तो ये आप जरूर लिखेंगे। जब भी आप इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लिखेंगे तो ये केस आपको मेंशन कर देना चाहिए, मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, क्योंकि हम इसको कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि अगर तुम किसी कंट्री में जा रहे हो और वहां पे कुछ ऐसा करते हो और फिर बाद में इम्यूनिटी लेने के लिए ये कहते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था ये क्राइम है तुम्हारे कंट्री में, तो ये चीज चलेगी नहीं। इसके लिए फिर आगे और भी बताया गया कि हमारे यहाँ का लॉ, हमारी ड्यूटी नहीं है कि दूसरी जगहों पे हम पब्लिश कराएं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु इज कमिंग टू इंडिया कि वो देखे कि कौन सा लॉ इंडिया में अप्लाई होता है, तो हम आउटसाइड इंडिया अपने लॉ को पब्लिश नहीं करवाएंगे। क्या इसमें कोई एग्जेम्पशन है? तो हाँ, एग्जेम्पशन इसमें मिलती है। किस किस को मिलती है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 361 हम कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग तब तक नहीं चला सकते प्रेसिडेंट और गवर्नर पे जब तक कि वो ऑफिस होल्ड करते हैं। तो जब आपको एक्सेप्शन के साथ लिखने को बोले तो ये बोलना कि प्रेसिडेंट और गवर्नर आर द 2 पीपल जिन पे हम डायरेक्टली केस नहीं चला सकते जब तक कि वो ऑफिस होल्ड करते हैं, तो ये इंट्रा टेरिटोरियल का क्या होगा? एक्सेप्शन हो जाएगा। सेकेंड, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग फॉरेन सोवर्न्स पे भी हम डायरेक्टली केस नहीं चला सकते, उसके लिए भी आपको बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। ये ही एम्बेसडर्स को मिलता है, या तो डायरेक्टली गवर्नमेंट का कोई आदमी या उनका कोई एजेंट बन के आया हो, एज एन एम्बेसडर कोई हमारे यहाँ पे आया हो जिसका ऑफिशियल स्टेटस हो इंडिया में, उसके खिलाफ भी आप नहीं कर सकते। या फिर कोई सेक्रेटरी या पॉलिटिकल या मिलिट्री अटैचेस जो दूसरे नेशन से बिलोंग करते हैं हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, उन पे भी ये चीज अप्लाई नहीं होती। तो पहला किसके लिए था? प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। दूसरा हमारा किसके लिए है? फॉरेन सोवर्न्स के लिए। तीसरा हमारा सेक्रेटरीज, मिलिट्री अटैचेस और एनी एम्बेसडर रिलेटेड टू एनी फॉरेन कंट्री, इन पे भी ये जुरिस्डिक्शन नहीं आता। कौन सा वाला? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का यहाँ एग्जांपल लिया, रमेश इंडियन है, चाइना, यूएसए, मलेशिया, अफ्रीका बहुत जगह क्राइम कर चुका है, पर अगर ये इंडिया में पकड़ा जाता है तो इंडिया की कोर्ट इसको वैसे ही सजा देगी जैसे कि हमारे यहाँ क्राइम हुआ हो। जब हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करते हैं तो 2 सेक्शन आते हैं, 3 और 4। 2 is related to intra and 3 and 4 are related to extra territorial। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में 2 पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर क्राइम करता है तो हम इंडिया में उसका केस चलाएंगे, दिस इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, की ही क्राइम जैसे इंडिया में हुआ हो। सुरेश ने सेलेना से शादी की लेकिन डिवोर्स देके मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा है, तो ये पनिशेबल है इंडिया में, तो ये ऑफेंस इंडिया में भी ट्राई हो सकता है।
सेक्शन 4 इस चीज को एक्सपेंड करता है। अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ इंडियन सिटीजन जो कि बाहर कहीं क्राइम करते हैं, अब हम बात करेंगे कि एनी पर्सन एनीवेयर वेदर इन इंडिया और आउटसाइड टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, कि जब भी कोई पर्सन बाहर से आपके रिसोर्सेज को टारगेट करे तब भी हमारा जो जुरिस्डिक्शन चलेगा वो इंट्रा नहीं होगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा। तो एक्स्ट्रा में दो पार्ट है, एक तो वो जो हमारे सिटीजन को बाहर क्राइम करने पर पकड़ता है, दूसरा वो जो बाहर के सिटीजन बाहर से ही इंडिया को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बना हुआ है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किन ऑफेंसेस पे चलता है? लैंड पे भी, हाई सीज में भी और एयर पे भी, तीनों जगहों पे ये लागू होता है। अब देखो हाई सीज वाला क्या कहलाता है? एडमिरैलिटी जुरिस्डिक्शन। अगर कोई दूर कहीं समुद्र में जो हमारा पानी नहीं है, 22 किलोमीटर तक तो मेरा है, लेकिन उससे आगे से कहीं से मेरे रिसोर्सेज को टारगेट कर रहा है, स्मॉल आइलैंड्स ऑफ इंडिया को, या फिर कहीं और टारगेट कर रहा है, तो मैं उसको कैसे पकड़ूंगा? दैट इज नोन एज एडमिरैलिटी जुरिस्डिक्शन। अमेरिकन शिप जो पैसिफिक ओशन में है टारगेटिंग द स्मॉल आइलैंड्स ऑफ इंडिया, तो मैं क्या करूंगा? इसको पक्का पकड़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ क्राइम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस जुरिस्डिक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ आईपीसी। हाँ, तो अब बात करते हैं फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम होने के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जिनको हम फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम कह सकते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, सेकेंड इज मेंस रिया एंड थर्ड इज एक्टस रियस। ह्यूमन बीइंग, देखो अगर मान लो किसी की काऊ ने, किसी एनिमल ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसको पनिश करना बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो हम किसको पकड़ते हैं? मालिक को। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्राइम करने के लिए इसमें ह्यूमन बीइंग का होना बहुत जरूरी है। मान लो तुमने एक रोबोट डिजाइन किया, रोबोट के थ्रू तुमने किसी के साथ गलत किया, तो रोबोट को हम पनिश नहीं कर सकते। वी कैन पनिश द पर्सन हु इज बिहाइंड द सीन, जो बिहाइंड है उसको ही पनिश करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर क्राइम इज देयर शुड बी अ ह्यूमन बीइंग बिहाइंड दैट थिंग। तो लीगल ऑब्लिगेशन किसकी होती है? ह्यूमन बीइंग्स की होती है, बाकियों की हम लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बता सकते। दूसरा आता है मेंस रिया। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मेंस रिया को डिफाइन करो एज पर आईपीसी। मेंस रिया बहुत बड़ी चीज है और इसकी फॉर्म्स भी यहाँ पे बताई गई है, क्योंकि किसी भी चीज को क्राइम बनाने के लिए हमें मेंस रिया की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मेंस रिया हम किसी चीज को क्राइम नहीं कह सकते। बैड और गिल्ट इंटेंशन को ही हम मेंस रिया कहते हैं, तो ये एक्टस रियस होने से पहले की घटना हो सकती है। तो क्राइम कमिट होने के लिए गिल्टी माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे इसकी फॉर्म्स की। तीन फॉर्म्स है, इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। इंटेंशन में भी दो आते हैं, स्पेसिफिक और जेनेरिक इंटेंशन, कि जो भी पर्पस किसी एक्ट को करने के पीछे तुम्हारे दिमाग में था दैट इज नोन एज इंटेंशन। कि किसी पर्टिकुलर क्राइम को करने के लिए उस टाइम पे तुम्हारे माइंड की क्या पोजीशन थी, दैट इज नोन एज इंटेंशन। अब इसमें दो आते हैं, स्पेसिफिक और जेनेरिक। स्पेसिफिक मतलब जो मैं टारगेट करूं वो ही हो जाए, तो क्या है? स्पेसिफिक इंटेंशन। लेकिन जेनेरिक मतलब जिसको मैंने टारगेट नहीं किया पर वो बीच में लपेटे में आ गया, उसको हम कहेंगे जेनेरिक। मिस्टर ए पॉइजन द फूड टू किल बी, मिस्टर सी एट द फूड, तो मिस्टर सी मर गया। अब ये क्या कहेगा? मैं तो मारना बी को चाह रहा था। मिस्टर ए मारना किसको था? बी को, लेकिन बाय मिस्टेक सी मर गया, तो ये क्या कहलाएगा? जेनेरिक इंटेंशन। पर अगर बी ही मरता तो हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक। तो ए लाइबल तब भी होगा जब आपका जेनेरिक इंटेंशन हो। तो इंटेंशन चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जेनेरिक, द पर्सन विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द सेम। नेग्लिजेंस को हम कहते हैं लापरवाही, कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है कि इतना तो आपको केयर रखनी पड़ेगी ये काम करने के लिए, तो अगर आप वो नहीं करते हो तो यू आर टर्म्ड एज केयरलेस। केयरलेसनेस अगर आपने की तो यहाँ डिजायर एब्सेंट है कि कुछ गलत करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी गलत तो आपने किया है। तो रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस में यही डिफरेंस है। रेकलेसनेस में कहीं ना कहीं आपको कॉन्सिक्वेंस का आइडिया होता है, नेग्लिजेंस में यू आर नॉट कंसीडर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता नहीं थे कि क्या हो सकते हैं, लेकिन नेग्लिजेंस के बजाय अगर रेकलेसनेस की बात करें तो उसमें इनका थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ केयर जो रिक्वायर्ड है वो ना लेना ही क्या कहलाता है? नेग्लिजेंस। जैसे कि मिस्टर ए गैस का नॉब बंद करना भूल गया, पार्टी में चला गया, बी और सी घर के साथ ही स्वाहा हो गए। ए विल बी लायबल क्योंकि ए की नेग्लिजेंस की वजह से बी और सी मरे। तो
तो यहाँ पे इसका इंटेंशन इतना कोई गलत नहीं था, या फिर ये कभी सोच भी नहीं रहा था ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंटली हुआ, पर नेग्लिजेंस तो इसकी थी। रेकलेसनेस, एक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे इंटेंशन नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर गोइंग टू हैपन। तो पर्सन एक्ट इन सच वे जिससे ये लगता है कि उसको डेंजर की कोई परवाह नहीं, वो रिस्क ले रहा है बहुत बड़ा। मिस्टर एक्स रैशली ड्राइव कर रहा है, उसको लगता है कि मेरी ड्राइविंग से पेडेस्ट्रियन मारे जा सकते हैं, तो अगर कोई मारा गया तो रेकलेस ड्राइविंग की वजह से इसको पकड़ लिया जाएगा। तो मेंस रिया वैसे आईपीसी में यूज नहीं होता, पर इसका जिक्र तुम्हें एंटायर कोड में मिलेगा, क्योंकि मेंस रिया तो तब आएगा ना जब सीआरपीसी का प्रोसीजर चलेगा, तभी तो आपको मेंस रिया प्रूव करना रहेगा। पर यहाँ पे आपको इसका हर जगह कहीं ना कहीं जिक्र मिलेगा। तो जब भी आपको इंटेंशनली, वॉलेंट्रीली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, मैलिशियसली, नोइंगली ऐसे वर्ड दिखे तो ये किसको डिनोट करते हैं? मेंस रिया को डिनोट करते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि बिना मेंस रिया के भी कई बार पनिशमेंट दी जा सकती है, जैसे कि जब स्टैट्यूट ने कोई लाइबिलिटी इंपोज कर दी हो। जैसे इसमें एग्जांपल ये गुजरात इज अ डाई स्टेट, तो यहाँ लिखकर सेल करना इलीगल है, तो यहाँ पे मेंस रिया प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी पनिशमेंट दी जा सकती है। दूसरा, जहां डिफिकल्ट हो मेंस रिया प्रूव करना, जैसे कि मिस्टर ए ने लेट फाइल की अपनी आईटीआर। क्यों लेट फाइल की, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो फिर भी इसमें लेंगे इससे जो भी फाइन या पेनल्टी लेनी है। तो यहाँ पे मेंस रिया प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट में, जैसे कि ए ड्राइव कर रहा है बाइक, स्टैंडिंग ऑन इट, रोड पे बाइक पे खड़े होके बाइक चला रहा है, तो हमारे को रिस्क लग रहा है कि नहीं यार ये ऐसे चलाएगा तो हो सकता है दूसरे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो भले ही इसका इंटेंशन गलत हो या नहीं हो, मेंस रिया हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको लायबल बोलेंगे क्योंकि ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। पर्सन ने वॉयलेट किया लॉ इवन विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, इसको हम कह सकते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कई बार क्या होता है, आदमी ये कह के बचने की कोशिश करता है कि मेरे को पता ही नहीं था तो मेरा मेंस रिया आएगा कैसे। जब मुझे ये पता होता कि ये क्राइम है तभी तो मैं इसको मानता कि मेरा मेंस रिया इसके पीछे था। पर यहाँ पे ये कहा गया है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर तुम्हें लॉ की नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज लो, पर अगर तुमने गलती कर दी तो क्राइम ही माना जाएगा, वहां मेंस रिया की जरूरत नहीं है। तुम्हें अवेयर होना चाहिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंस रिया, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये बताओ कि जैसे क्वेश्चन आया, कंपनीज कैन नो लॉन्गर क्लेम इम्यूनिटी ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ पोजेसिंग मेंस रिया फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंसेस क्रिटिकली एग्जामिन। तो अब तुम्हें बताना है कि कंपनी का मेंस रिया कैसे माना जा सकता है। तो हम इसको कहेंगे, सेक्शन 11 आईपीसी का कहता है कि पर्सन में कंपनी और एसोसिएशन भी इंक्लूड होंगे। तो पर्सन में पहले हम नेचुरल पर्सन की बात कर रहे थे, अब हम आर्टिफिशियल पर्सन को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो कंपनीज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर आईपीसी। इसी के लिए केस भी है जो आपको मेंशन करना रहेगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मैसर सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सिर्फ ये जजमेंट आया कि बॉडी कॉर्पोरेट को भी लायबल बताया जा सकता है, पर ये ध्यान रखना कि जो भी चार्जशीट में एलिगेशंस लगाए वो कंपनी के एक्ट से वो दिखने चाहिए, तभी हम उसको क्रिमिनली लायबल बता सकते हैं। तो जो पर्सन ब्लेम होगा वो रिलेटिव पोजीशन से ब्लेम होगा, मतलब कंपनी खुद नहीं करेगी, एक्चुअल में नाम तो कंपनी का आएगा लेकिन देयर मस्ट बी अ पर्सन बिहाइंड दैट, क्योंकि कंपनी खुद से तो कुछ एक्ट करेगी नहीं, तो उस पर्सन को उसकी रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग आप पनिश कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पे भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है शॉर्ट नोट में, या छोटा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ सकता है। अब बात करते हैं लास्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम, दैट इज एक्टस रियस। ये फिजिकल एक्ट है, क्राइम का जो फिजिकल एस्पेक्ट है दैट इज एक्टस रियस। तो मेंस रिया और एक्टस रियस में डिफरेंस क्या हुआ? मेंटल इंटेंट जो है वो है मेंस रिया, फिजिकल एक्ट है वो है एक्टस रियस। अनलॉफुल कमीशन हो गया इंटेंशन के साथ में, तो वो क्या कहलाता है? एक्टस रियस। फिजिकल एक्ट के साथ गिल्ट इंटेंशन भी शामिल है, तो एक्ट क्या होता है? विल्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब जैसे मिस्टर ए ने बी को मारा, सी ने प्रोवोक किया, प्रोवाइड की गन, तो यहाँ पे एक्चुअल में दिख रहा है कि एक्टस रियस तो सी ने किया ही नहीं, पर सी को भी लायबल बोलेंगे क्योंकि वॉलेंट्री ह्यूमन कंडक्ट तुम्हारा भी इसमें इंक्लूडेड था। भले ही तुम खुद से नहीं कर रहे, किसी से करवा रहे हो, पर फिर भी वो एक्टस रियस माना जाएगा। मेंस रिया और एक्टस रियस में डिफरेंस बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये बैड इंटेंशन रखना, ये कोई एक्ट कर देना। इंटेंट अ पर्सन हैज बिहाइंड कमिट अ क्राइम, एक्शन जो होगा वो मेंस
एक्टस रियस बनेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये, थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मेंटल एस्पेक्ट है ये, फिजिकल एस्पेक्ट है। अब एक चीज आती है मोटिव और इंटेंशन। मोटिव बहुत बड़ी चीज है, मोटिव वैसे क्राइम को प्रूव करने में काम नहीं आता है, एविडेंस एक्ट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन मेनली क्राइम को प्रूव करने के लिए काम आता है। तो मोटिव क्या है, मकसद, किसी चीज को हासिल करना या कोई फायदा तुम्हारा होने वाला, दैट इज मोटिव। मोटिव कभी भी क्राइम डिटरमाइन करने में जरूरी नहीं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जबकि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन एक्सप्रेसली डिफाइंड पर्पस होता है क्राइम का, जबकि मोटिव ऐसी चीज नहीं है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ क्राइम कह सकते हो, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम मानी जा सकती है। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, जैसे कि मान लो एक पर्सन था जिसकी वाइफ की 1 करोड़ की इंश्योरेंस थी, उसने मारा या किसी और ने मारा वाइफ को, अभी ये पता नहीं है, लेकिन केस जब चला तो प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उसने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इसके पति ने ही मारा है। क्यों? क्योंकि इसको इंश्योरेंस का 1 करोड़ रुपया मिलने वाला था। तो यहां मोटिव पार्ट बन गया किसका? क्राइम का। लेकिन वैसे इसको क्राइम का पार्ट नहीं माना जाता है, मतलब ये एविडेंस की तरह आ सकता है, लेकिन क्राइम को प्रूव करने के लिए ये काम नहीं आता। मेंस रिया में यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है कि किसी के पास 2 किलो अगर ड्रग्स पाए जाते हैं घर पे, तो आपको साफ दिख रहा है कि उसका इंटेंशन गलत है। 2 किलो वो घर में कंज्यूम करने के लिए नहीं लाया है, वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। तो यहाँ मेंस रिया दिखा, इसलिए हमने इसको क्राइम बता दिया। तो मोटिव क्या चीज है? ओनली द ड्राइविंग फोर्स फॉर द क्राइम, जबकि एक्चुअल चीज क्या होती है? मेंस रिया। अब आते हैं हम स्टेजेस ऑफ क्राइम पे। अभी हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। 4 स्टेजेस है, क्रिमिनल इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला स्टेज क्रिमिनल इंटेंशन। क्या बिना इंटेंशन के क्राइम हो सकता है? नहीं, हम मानते हैं कि बिना इंटेंशन के क्राइम नहीं हो सकता। ये वेरी फर्स्ट स्टेज है क्राइम की, जब आपके दिमाग के जो मेंटल फैकल्टीज है वो आपको किसी एक डायरेक्शन में ले जाती है कि आप ये काम कर दो। तो इंटेंशन आर बैड, इविलफुल अलोंग विथ सम पर्पस आर पनिशेबल। जैसे ये रैशली ड्राइव कर रहा है कार को, बी और सी को रेकलेस ड्राइविंग से मार दिया, तो हम इसको लायबल बोलेंगे। ये ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखी? रेकलेसनेस। दो डायरेक्टली इंटेंशन नहीं था, पर इनडायरेक्ट वे में इंटेंशन दिखाई दे रहा है। प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डिस्कस हाउ प्रेपरेशन इज मेड पनिशेबल अंडर आईपीसी, या फिर मियर प्रिपरेशन इज पनिशेबल, तो इसको एक्सप्लेन करो। तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी खाली प्रेपरेशन करना ही आपको पनिशमेंट दिलवा सकता है। तो प्रेपरेशन क्या है? सब चीजों को इकट्ठा करना क्राइम करने के लिए, दैट इज प्रेपरेशन। तो पहले सेक्शन 122 कहता है प्रिपरेशन टू वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज पनिशेबल। खाली तैयारी करने पर ही पनिशमेंट, चाहे हुआ या नहीं हुआ। काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स और गारमेंट स्टाम्प, ये भी पनिशेबल है। possessing of counterfeit coins, wholes, weight, measurements and forged document, ये भी पनिशेबल है। और making preparation to commit dacoity, ये भी पनिशेबल है। अब जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि preparation is the second stage of crime. If you are preparing for something, you are definitely having a criminal intention behind the same. Some of the offenses are there in which mere preparation is punishable and then you will make a list of the same. फिर आप इन चारों को डिस्क्राइब करोगे। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं इस पे, मिस एग्जाम्पल पे। ये रियॉट की तैयारी कर रहा है जिसमें ह्यूमन लाइफ को लॉस होने वाला है, येट क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड, पर प्रिपरेशन इसकी पनिशेबल हो जाएगी। अटेम्प्ट प्रिलिमिनरी क्राइम, देखो दो चीजें होंगी। अब जब आप क्राइम करने की कोशिश करोगे तो मे बी सक्सेसफुल, मे बी अनसक्सेसफुल। तो अनसक्सेसफुल रहे तो वो क्या माना जाएगा? अटेम्प्ट माना जाएगा। तो कई चीजों के अटेम्प्ट भी पनिशेबल होते हैं, तो आपको अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जाएगा। जैसे कि मान लो आई हैव ट्राइड टू मर्डर समवन, उसका मर्डर नहीं हो पाया पर अटेम्प्ट तो हुआ, तो दैट अटेम्प्ट इज ऑल्सो पनिशेबल। तो अटेम्प्ट क्या है? जब भी आपका जो एक्टस रियस आपने शुरू किया वो अनसक्सेसफुल रहा तो दैट इज अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो अटेम्प्ट आपका क्या है? फर्स्ट मूवमेंट टूवर्ड्स द क्राइम। अगर पूरा हो गया तो क्या बन जाएगा? अकम्प्लिशमेंट बन जाएगा। अकम्प्लिशमेंट मतलब रिजल्ट, कि अगर आपका क्राइम पूरा हो चुका है तो वो ऑफेंस के लिए गिल्टी है, पर अगर अटेम्प्ट रहा तो अटेम्प्ट के लिए गिल्टी माना जाएगा। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम।
प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम क्या कहते हैं कि जब भी एक इंसान कोर्ट में ले जाया जाता है तो उसको हम डायरेक्टली ऑफेंडर नहीं कह सकते, उसको हम अक्यूज, सस्पेक्टेड ऐसे नामों से जानते हैं। वाई डोंट द कोर्ट कंसीडर हिम एज एन ऑफेंडर? क्योंकि कोर्ट कहती है कि जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव नहीं होता कि यही बंदे ने काम किया है तब तक हम उसको ऑफेंडर नहीं बता सकते। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर, कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तुम ये प्रूव करो कि ये इंसान ने ही क्राइम किया है। तो यहाँ एग्जांपल है, जैसे मिस्टर ए रॉबरी के केस में कन्विक्टेड है, प्रोसिक्यूशन लॉयर ने क्या दिखाया? कंसर्न रिकॉर्ड पूरा दिखाया, फोन कॉल्स दिखाए, विटनेस दिखाए, फिंगरप्रिंट दिखाए, तो ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मान लिया जाएगा। तो खाली एक चीज बताने से किसी को आप पनिशमेंट नहीं दिलवा सकते, यू हैव टू कंसीडर अ लॉट ऑफ थिंग्स एज एविडेंस, ताकि इससे बेटर एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं हो। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपराधी नहीं है ये इंसान। और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर। अब हम बात करेंगे पनिशमेंट की। आईपीसी में किस किस तरह की पनिशमेंट होती है? डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले डेथ पेनल्टी, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल पनिशमेंट। क्वेश्चन आता है इसी पे कि कब कब कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है या कैपिटल पनिशमेंट को एक्सप्लेन करो। तो आपको टोटल जो ये 7 केसेस दे रखे हैं, यू नीड टू एक्सप्लेन। देखो, ये सबसे हार्शेस्ट पनिशमेंट है और रेयरेस्ट भी है। इसको हम कहते हैं जुडिशियल किलिंग ऑफ अ पर्सन, मतलब उसका राइट टू लाइफ उससे छीन लेना। रेयरेस्ट केसेस में ही दी जाती है, हर केस में नहीं। तो कौन कौन से ऑफेंसेस में? मर्डर, dacoity with murder, waging war against the government of India, abating mutiny actually committed। mutiny मतलब rebel of soldiers against their commander, अगर वो एक्चुअल में कमिट भी हो जाए तो that is also punishable by death penalty। giving or fabricating false evidence because of which an innocent person suffered death। तुमने किसी के खिलाफ गलत सबूत फैब्रिकेट किए, बनाए, कुछ भी झूठा सच्चा, जिसकी वजह से उस इनोसेंट पर्सन को डेथ पेनल्टी मिल गई, तो तुम्हें भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ माइनर और इनसेन पर्सन, कोई माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन है जिसको तुम प्रोवोक करते हो सुसाइड करने के लिए, तो दैट इज आल्सो पनिशेबल बाय डेथ पेनल्टी। अटेम्प्टेड मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, किसी को आप हमेशा पकड़ के रखो, मतलब लंबे समय तक के लिए, तो डायरेक्टली आपने मारा नहीं, बट अल्टीमेट गोल इज टू किल दैट पर्सन। तो ये 7 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। जब क्वेश्चन आएगा तो आप पहले बताएंगे कि आईपीसी इज अ पीनल कोड जिसमें पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड वन ऑफ दोज पनिशमेंट इज कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी। इट इज गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस, लेकिन ये हार्शेस्ट पनिशमेंट है। दीज आर सम ऑफ द केसेस इन विच दिस पनिशमेंट कैन बी गिवन। तो ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो प्रॉपर मैनर में। अब बात करते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द पर्सन। लेकिन इसमें एक और कंफ्यूजन है कि कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ 14 ईयर्स है। नहीं, ये 14 ईयर्स नहीं होती। एक्चुअल में लाइफ इंप्रिजनमेंट का लिटरल मीनिंग तो यही है कि टिल द लास्ट ब्रेथ, लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। तो इट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 14 ईयर्स, मतलब ये 14 साल तक आ सकती है। तो हम कहते हैं कि जब भी किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली तो वैसे तो उसका लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ तक है, लेकिन अगर उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको रिड्यूस कर दिया गया तो भी मिनिमम 14 साल तो ये रहेगी। अब बात करते हैं इंप्रिजनमेंट की। 2 तरह की है, रिगरस और सिंपल। रिगरस मतलब कठोर सजा जिसमें आपसे काम करवाया जाता है, जबकि सिंपल मतलब सिंपली केप्ट इन जेल। काम कैसे हो सकते हैं? ब्रेकिंग ऑफ हार्ड रॉक, बिल्डिंग ऑफ जेल वॉल, कुक फूड, मेंडिंग, कारपेंटरिंग, इस तरह के काम करवाए जा सकते हैं। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जब भी कोई अक्यूज फॉरबिडन बाय लॉ है कि उसका प्रॉपर्टी हम ले लेंगे लेकिन उसको कुछ भी नहीं देंगे। अब ये केस कौन सा हुआ कि मान लो कि तुमने क्या किया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे ये घर बना के और बेच दिया। गवर्नमेंट क्या करेगी? इस प्रॉपर्टी को फॉरफिट करेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट की लैंड पे बनी हुई है। या फिर कई बार किसी के खिलाफ कुछ केस चल रहा है और वो कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा है, मतलब फाइन वगैरह नहीं दे पा रहा है, तो भी उसकी फॉरफिट करी जा सकती है प्रॉपर्टी कोर्ट के द्वारा। फाइन क्या है? एक तरह की मॉनेटरी पनिशमेंट जहां पे आपको मनी पे करना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट। तो फाइन जैसे कि फेल टू फाइल आईटीआर मिस्टर ए, तो इसको फाइन पे करना पड़ेगा। तो फाइन क्या है? फॉरफीचर ऑफ मनी बाय वे ऑफ पेनल्टी, ये भी एक तरह का पनिशमेंट है। पर अगर कोई पर्सन फाइन ना पे करे तो उसको उसके बदले में सजा मतलब जेल भी दी जा सकती है। इसके बारे में हम सीआरपीसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइन और पेनल्टी में क्या कोई डिफरेंस है? हाँ, पेनल्टी एक्चुअल में रूल ब्रेक करने पर आती है, जबकि फाइन क्या होता है? पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग
जो कि ऑफेंस कमिट होने पर आता है। तो फाइन मतलब ट्रायल के बाद होगा, लेकिन पेनल्टी ऑटोमेटिक या सिस्टम जनरेटेड भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले ऑफेंस की, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? 120A और 120B में डिफाइंड है। 120A क्या कहता है, क्या डेफिनेशन है इसकी? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन कोई इलीगल एक्ट करने की कोशिश करे, या फिर एक्ट खुद ब खुद लीगल है लेकिन इलीगल मीन से करने की कोशिश करे, तो उसको हम कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एग्रीमेंट का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट अगर नहीं है तो हम कॉन्स्पिरेसी नहीं मान सकते, मतलब सिंगल पर्सन को हम कॉन्स्पिरेसी नहीं कहेंगे, इट शुड बी मोर देन 2। ये दो या दो से ज्यादा होंगे तभी कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। आर वेंकट कृष्णन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वही डेफिनेशन दी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट में या तो इलीगल एक्ट हो या लीगल एक्ट को इलीगल मींस में करना चाह रहे हो। अब ये कॉम्बिनेशन बाय एग्रीमेंट क्या है, इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा या तो कंप्लीशन पे या फिर फ्रस्ट्रेशन या अबेंडनमेंट से। मतलब जब तक एग्रीमेंट रहेगा तब तक ही कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी, जिस दिन एग्रीमेंट खत्म उस दिन कॉन्स्पिरेसी भी खत्म। मान लो कि आपका काम जो था, मकसद जो था वो पूरा हो गया, कॉन्स्पिरेसी तब खत्म। या फिर आप आज की डेट में बीच में छोड़ देते हो तब भी आप कॉन्स्पिरेसी से हट गए, पर क्या तब लायबल नहीं हो? लायबल तो हो पर वो कॉन्स्पिरेसी आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, ABCD और E 5 लोगों ने प्लान किया बैंक रॉबरी का। ABC ने एक्सप्रेस कर दिया अपने हाथ उठा के कि वी आर रेडी टू डू द सेम। D और E ने एग्री किया पर कुछ कहा नहीं, तो इनकी क्या मानी जाएगी? इम्प्लाइड कंसेंट। तो हम यहाँ कह रहे हैं एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कोई सी भी कंसेंट हो, दोनों ही केसेस में यू विल बी हेल्ड लायबल। अब जब मान लो ये रॉबरी हुई तो या तो अटेम्प्ट होगा या कंप्लीट होगा, दोनों ही किसका पार्ट है? एक्टस रियस का पार्ट है। तो ABCD पांचों लायबल होंगे, भले ही किया एक ने हो, दो ने हो, चाहे तीन ने हो। एक्सेप्शन है कॉन्स्पिरेसी का, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू। इस केस में क्या था? पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, एक बंदा था नवजोत संधू जिसपे केस किया कि ये भी कॉन्स्पिरेटर को भगाया इसने, लेकिन बाद में जब ये पाया गया कि इसका उनसे कोई लिंक नहीं था तो ये बोला गया कि ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं था, इसने तो डर के मारे या उन्होंने डराया धमकाया इसलिए उनकी हेल्प की भागने में, इसका कोई लिंक नहीं था उनसे। मतलब यहाँ पे क्या मिसिंग था? एग्रीमेंट मिसिंग था, तो हम इसको कॉन्स्पिरेसी नहीं बोल सकते। एज पर डेफिनेशन कॉन्स्पिरेसी में एग्रीमेंट होना जरूरी है। 120 भी पनिशमेंट बताता है। अब कॉन्स्पिरेसी जितनी बड़ी पनिशमेंट उतनी ज्यादा, कॉन्स्पिरेसी जितनी छोटी पनिशमेंट उतनी कम। डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है अगर वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट वगैरह ऐसा कुछ हुआ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 2 इयर्स और मोर, ये सजाएं हैं कुछ कॉन्स्पिरेसी की। और अगर कहीं आपने अबेटमेंट किया कॉन्स्पिरेसी का या कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई जो आज की डेट में आई है फर्स्ट टाइम, तो उसकी सजा कितनी होती है? 6 मंथ्स ओनली। 6 महीने में आप उसको सजा देके छोड़ सकते हो। तो कॉन्स्पिरेसी की सजा किस पे डिपेंड करेगी? सीवियरिटी ऑफ केस पे, कि केस कितना सीवियर है उसके अकॉर्डिंग इसकी सजा हम डिसाइड करेंगे। अब सेकंड ऑफेंस हमारा आता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो दो है सेक्शन 403 और 4। 403 किससे रिलेटेड है? लिविंग पर्सन से रिलेटेड है, लिविंग पर्सन से रिलेटेड है। वो जो भी पर्सन अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरे की मूवेबल प्रॉपर्टी छीन लेता है उसको पनिशमेंट मिलेगी ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर मतलब या तो सिंपल या रिग्रेस, 2 साल या उससे ज्यादा की। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर ए घर में गया बी के और उसकी कार की चाबियां ले ली बिना उसकी मर्जी के, कोई यहाँ पे ऑफेंस अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर लेने के बाद बी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो नॉट कमिटेड एनी थेफ्ट। पर ए अगर उस कार को अपने बेनिफिट के लिए बेच देता है तो ए इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। अब यहाँ पे समझो इस चीज को कि जब चीज मेरे पास आई तो मैंने हासिल की, भले ही फ्रेंडशिप की तरफ से या गलती से मेरे पास वो चीज आ गई, तब तक कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब मेरे मन में बेईमानी आई देन इट विल बी कंसीडर्ड एज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ा, क्यों? क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं एक बार के लिए चोरी कर लो, एक बार के लिए बेईमानी कर लो, बाद में उसको ये चीज लौटा देंगे, तो ये भी कवर होगा इसी में। तो इसमें क्या कहा गया कि कोई अगर रिस्टोर करने का मकसद रखता हो फ्यूचर डेट पे और ये सोचे कि मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया, मैं बाद में वापस दे देता, तो ऐसा भी
नहीं माना जाएगा, ये भी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ही कहलाएगा। एग्जाम्पल है इसका, मिस्टर ए को एक प्रोमिसरी नोट मिला जो बी को बिलोंग करता था, उसको पता चल चुका था लेकिन फिर भी उसने बैंक में वो देके और लोन ले लिया उसके बेसिस पे। इंटेंशन क्या था कि फ्यूचर में उसको वापस दे दूंगा, तो भी ए गिल्टी माना जाएगा। तो हम एक्सप्लेनेशन 1 से क्या समझे कि जो एक बार बेईमानी करेगा वो भी इसमें आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि अगर गलती से कोई चीज मेरे पास आई तो तब तक मिसअप्रोप्रिएशन नहीं माना जाएगा जब तक कि मैं उसको अपने फायदे के लिए यूज ना करूं। कि अगर जैसे मान लो मुझे रोड पे किसी का कुछ गिरा हुआ दिखा, मैंने अपने पास रखा उसको देने के लिए, आई ट्राइड टू फाइंड द ओनर बट आई डिड नॉट फाउंड, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश बहुत की, तो आई एम नॉट गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन 2 का आ गया कि मिस्टर ए को नेकलेस मिला, बॉक्स और एड्रेस सब कुछ था उस पे, लेकिन उसको फिर भी दिया नहीं ओनर को, तब ये लायबल होगा। पर अगर ये ट्राई करता ओनर को देने का तो द पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम। मिस्टर बी को पर्स मिला मनी के साथ में, बी ने देखा कि सी का पर्स गिरा है, पहले इसने उठाया सी को देने के लिए, बाद में देखा कि इसमें इतना पैसा है तो इसने नियत बदल गई और नहीं दिया वापस। तो जब तक पर्स इसने उठाया अपने पास रखा तब तक नॉट लायबल, लेकिन जैसे ही इसके मन में लालच आया तो ये लायबल हो जाएगा। तो डिसऑनेस्टी इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, कि जहां डिसऑनेस्टी आई वहीं पे आप लायबल इस चीज के लिए माने जाओगे। अब बात करते हैं सेक्शन 404, जहां 403 इज रिलेटेड टू लिविंग पर्सन। ये किस पर्सन से रिलेटेड है? डिसीज पर्सन। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे पास मिलती है, तो शक क्या होगा कि तुमने उसको मारने में साजिश की है, या फिर तुमने उसके मरने के बाद सिचुएशन का फायदा उठा के उसकी चीज अपने पास रख ली। तो इस केस में पनिशमेंट ज्यादा है, दैट इज 3 इयर्स, और अब फाइन भी इंपोज हो सकता है। तो यहाँ पे कौन है? डिसीज्ड पर्सन है। वहां पे हम किसकी बात कर रहे थे? लिविंग पर्सन की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर करने वाला सर्वेंट या क्लर्क हुआ तो ये पनिशमेंट एक्सटेंड होके 7 साल तक की हो सकती है। वाई 7 इयर्स? क्योंकि वो उनके ऊपर विश्वास था, तभी तो उनको सब कुछ पता था। तो अगर तुम्हारे मरने के बाद उन्होंने ही तुम्हारी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया तो ये उनपे सजा 7 इयर्स तक की हो सकती है। तो स्ट्रेंजर्स हुए तो उनके लिए 3 इयर्स, और अगर कोई रिलेटिव या नोन पर्सन हुआ, रिलेटिव इन द सेंस जिसके पास एंटाइटलमेंट नहीं जाने वाला उस प्रॉपर्टी का, यहाँ पे हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे जिनके पास लीगली एंटाइटलमेंट जाने वाला हो, जो तुम्हारे लीगल एयर्स या रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी बात हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसा कोई पर्सन जिसका उस पर कोई अधिकार नहीं था और उसने वो चीज ले ली। तो जैसे मिस्टर ए क्लर्क था, मिस्टर बी की डेथ हो गई, मिस्टर ए ने क्या किया? हाउस के पेपर्स लेके भाग गया ताकि किसी को पता नहीं चले कि इसके पास ऐसा कोई हाउस था। तो यहाँ पे मिस्टर ए लायबल होगा इस सेक्शन में। मिस्टर जेड, मिस्टर ए का सर्वेंट था, उसके पास मरते टाइम पे फर्नीचर या कुछ पैसे थे, जेड ने किसी के आने से पहले वो चीजें उठाई वहां से और निकल गया। तो 403 में हमने देखा लिविंग पर्सन के लिए था और सजा कितनी थी? 2 इयर्स। 403 के बजाय 404 पे जाएं तो हमने देखा ये डिसीज्ड पर्सन के लिए, यहाँ पे सजाएं 2 तरीके से। इफ इट इज डन बाय ए स्ट्रेंजर देन 3 इयर्स, इफ इट इज डन बाय ए पर्सन हु इज क्लोज तो आपको 7 इयर्स तक की पनिशमेंट का प्रोविजन है। अब हम बात करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405 की। अब देखो कई बार इन पे से डायरेक्ट क्वेश्चन थियोरिटिकल नहीं आते हैं, पर एक्सप्लेनेशन पूछ भी लिया जाता है कि इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो अगर फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो कैसा आएगा? केस स्टडी बेस्ड, कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस इज दिस, तो आपको प्रोविजन में फिर उस ऑफेंस को डिफाइन करना रहेगा। याद कर सको तो सेक्शन याद करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, लेकिन अगर नहीं याद रहते तो फिर वो आपकी जनरल लाइन प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन वाली आ जाएगी। 405 में क्या है? एंट्रस्टमेंट मेन है और डोमिनियन, 2 चीजें होना जरूरी है। जहां मिसअप्रोप्रिएशन में कोई एंट्रस्टमेंट या डोमिनियन नहीं था, हम जैसे ही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करेंगे तो यहाँ विश्वास होना जरूरी है, तो विश्वास होने के लिए वो चीज सौंपना जरूरी है। तो यहाँ एंट्रस्टमेंट, डोमिनियन 2 वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा काम आएंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी रखने के लिए और वो ही उसको यूज कर ले अपने फायदे के लिए, तो दैट विल बी टर्म्ड एज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405। मिस्टर ए ने फ्रूट रखे मिस्टर बी के पास में, मिस्टर बी ने उनको बेच दिया तो विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन। मिस्टर जेड ने मिस्टर सी के पास में
ज्वेलरी मॉर्गेज पे रखी। मिस्टर सी ने ज्वेलरी पहले ही बेच दी जब टाइम आता उससे पहले, तो मिस्टर जेड क्या करेगा, इस पे केस करेगा और मिस्टर सी विल बी लायबल। भाई टाइम के बाद बेचता तो समझ में आता, पर टाइम होने से पहले ही बेच दी। मिस्टर ए एजेंट है बी का, ये बॉस है, एग्रीमेंट था मिस्टर ए और बी के बीच में कि जहां मैं बोलूंगा वहीं इन्वेस्ट करेगा, लेकिन इसने कंपनी के शेयर्स की बजाय बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो मिस्टर ए विल बी लायबल। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, मेंस रिया के बिना ये चीज नहीं मानी जाएगी। जैसे कि मान लो कि ये मिस्टर ए प्रूव कर देता है कि उस टाइम बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादा रिटर्न मिल रहा था, तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया में किया, तो यहाँ पे इसका मेंस रिया मिसिंग है, तो ये इस चीज के लिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगी, सिविल लायबिलिटी। तो हम ये देखेंगे जितने भी हम ऑफेंसेस पढ़ेंगे उसमें मेंस रिया की कोई सी भी फॉर्म होना जरूरी है। अगर कोई सी फॉर्म नहीं दिखती है तो उस ऑफेंस को नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे पहला केस हमने क्या दिखाया कि जब ए ने बोला बी को कि यही इन्वेस्ट करना है तो उसको वही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सीधे सीधे दिख रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। लेकिन बाद में अगर बी ये प्रूव कर देता है कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मुझे रिटर्न ज्यादा दिखे, तो यहाँ पे उसका मैलिफाइड इंटेंशन नहीं दिखा, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं, सिविल केस सिर्फ हो सकता है। एसेंशियल एलिमेंट क्या है, एंट्रस्टमेंट, डोमिनियन, और फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी का यूज होना, या फिर ऐसा कुछ करना जो डायरेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, और या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को डिस्चार्ज करना प्रॉपरली नहीं हो पाया, तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। केस स्टडी वी आर दलाल वर्सेस युगेंद्र नाराजी ठक्कर, इसमें क्या चीज निकल के आई कि अगर सिविल रॉन्ग है तो सिर्फ क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, और अगर मेंस रिया भी हुआ तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दैट इज अ सिविल केस एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दैट इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी। ओमकार नाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट के केस में ये आया कि क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी ऑन विच द एक्यूज्ड हैज कंट्रोल, मिसअप्रोप्रिएशन, मतलब यहाँ पे पहले ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, मतलब मैं अगर तुम्हें सामान दे रहा हूं अपना संभालने के लिए तो तुम्हारी ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई, देन आफ्टर यू यूज दैट थिंग, तो वो क्या बन जाएगा, मिसअप्रोप्रिएशन बन जाएगा। लेकिन क्या कहलाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एंट्रस्टमेंट था। तो वहां जो हमने पहले पढ़ा मिसअप्रोप्रिएशन, वहां इंटरेस्टमेंट या डोमिनियन नहीं था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टमेंट और डोमिनियन होगा। कि एस के अलग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, इसमें क्या था, कंपनी का केस है कि अगर मैंने कंपनी के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजा, कंपनी ने मुझे गुड्स सप्लाई नहीं किए, तो मैंने उस कंपनी पे केस कर दिया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, तो डायरेक्टर, एम्प्लॉइज वगैरह इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं थे क्योंकि कंपनी के नाम से डिमांड ड्राफ्ट गया था। तो यहाँ पे भी एक सिविल एक्शन होगा, ना कि एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस होगा। यही अगर मैं इसको सिचुएशन को चेंज करूं, मैंने किसी डायरेक्टर को वो डिमांड ड्राफ्ट दिया होता और उसने मुझे विश्वास के साथ कहा होता कि मैं तुम्हें दे दूंगा ये गुड्स, और फिर नहीं देता, तो इसको हम कह सकते थे कि उसने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे क्योंकि कंपनी के नाम से डिमांड ड्राफ्ट किया था, तो कंपनी सिविल एक्शन के लिए लायबल हो जाएगी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 406, जेल अप टू 3 इयर्स, फाइन या बोथ। अब हम बात करेंगे 407 कि अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने वाला कोई कैरियर या वेयर हाउस कीपर हुआ तो ये सजा बढ़ जाती है, कितनी, 7 साल, फाइन या दोनों। अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने वाला क्लर्क या सर्वेंट रहा तो उस केस में भी ये सजा 7 साल और फाइन दोनों हो सकती है। 409 कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट या एजेंट हुआ तो ये सजा 10 साल या फाइन तक भी हो सकता है, और पब्लिक सर्वेंट के केस में तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जितना रिलेशनशिप ज्यादा विश्वास वाला उतनी पनिशमेंट ज्यादा। तो पब्लिक सर्वेंट के केस में स्ट्रिंजेंट इसलिए है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की, क्योंकि स्पेशल स्ट्रक्चर और ट्रस्ट उनके ऊपर हमारा होता है। तो यहाँ पे फिडुशियरी रिलेशनशिप एक वर्ड आता है जिसको हम समझते हैं जिम्मेदारी वाला रिलेशनशिप, कि जिन लोगों पे जिम्मेदारी ज्यादा उनके लिए पनिशमेंट भी ज्यादा होगी, जैसे बैंकर, फैक्टर, पब्लिक सर्वेंट, ब्रोकर, अटर्नीज, एजेंट्स। तो इन केसेस में पनिशमेंट बहुत ज्यादा हो सकती है। तो 405 में क्या है, जनरल डेफिनेशन। 406 में सजा है नॉर्मल वाली, दैट इज 3 इयर्स। 407 और 8 में जहां एक रिलेशन हो, 407 किसके लिए, कैरियर या वेयर हाउस के लिए, और 4808 क्या है, क्लर्क या
सर्वेंट के लिए। इनमें कितनी है 7 ईयर्स। और 409 जो केस है किसका, ज्यादातर पब्लिक सर्वेंट का, इन केसेस में 10 ईयर्स तक की ये हो सकती है। बाद में इसकी 3 केस स्टडी दे रखी है। बग्गा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये एक्चुअल में टैक्सेशन क्लर्क था, इसने क्या किया, 2 लोगों से टैक्स कलेक्ट किया लेकिन जमा करवाया पैसा 5 महीने बाद, तो एक्चुअल में 5 महीने बाद रिस्टोर कर दिया, लेकिन किया तो सही ना इसने बेईमानी। बाद में इसने क्या किया, कैशियर के ऊपर बात डाल दी, पर कैशियर ने ये प्रूव कर दिया कि मैंने कोई मनी रिसीव नहीं किया, तो 409 में ये लायबल हो गया। दूसरी केस स्टडी है बच्चू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें ये ग्राम सचिव था 8 ग्राम पंचायत का, 648 रुपए 30 गांव वालों से इसने कलेक्ट कर लिए एज अरियर्स ऑफ टैक्स, लेकिन इसने जमा नहीं करवाए, तो ये 409 में लायबल हुआ। गिरीश सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, जहां पे ये स्टोर कीपर था गिरीश सैनी, इसने 2 रजिस्टर मेंटेन किए, मतलब सामान आता तो कुछ था, दिखाता ये कुछ था, तो एक घपलेबाजी वहां पे चल रही थी। तो स्टोर कीपर था तो एंट्रस्टमेंट डोमिनियन इसके पास था। बाद में इस पे जब कार्रवाई चली तो ये 2 रजिस्टर क्यों मेंटेन कर रखे थे ये प्रूव नहीं कर पाया, तो इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में गिल्टी माना गया। अब देखो 2 चीजें हमने पढ़ ली, मिस एप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दोनों में डिफरेंस एक बार देख लो। मिस एप्रोप्रिएशन में अपने बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करना था, यहां एंट्रस्टमेंट होना जरूरी है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं नो एंट्रस्टमेंट, यहां पे एंट्रस्टमेंट होना जरूरी है। 403 और 404 सेक्शन थे, यहां 405 और 9। ये हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों आ सकती है। ये ज्यादातर रिलेटिव फ्रेंड्स या जॉइंट ओनर्स करते हैं, यहाँ पे बेली, कैरियर, एग्जीक्यूटर, एजेंट और एम्प्लॉइज करते हैं। डिसऑनेस्टी इज एसेंशियल एलिमेंट, इसमें एंट्रस्टमेंट डोमिनियन भी ही मेन इंग्रेडिएंट है, कि जब तक एंट्रस्टमेंट नहीं आएगा तब तक यहाँ पे हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस नहीं बना सकते। एग्जाम्पल, ए को रोड पे लेटर मिला जिसमें बैंक नोट था, उसने सब कुछ पता होने के बाद भी उस बैंक नोट को अपने फायदे के लिए यूज किया, दैट इज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, क्योंकि यहाँ एंट्रस्टमेंट डोमिनियन नहीं था। ए जो वेयर हाउस कीपर था, जेड जो जर्नी पे जा रहा था, ए को अपना फर्नीचर दिया कि मैं वापस आऊंगा पैसे देके ले लूंगा, लेकिन ए ने उसको फर्नीचर को बेच दिया, तो ये अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो मेन डिफरेंस क्या है, एंट्रस्टमेंट डोमिनियन क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में नहीं है, जबकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हमेशा मौजूद रहेगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं चीटिंग की, जो कवर्ड है सेक्शन 415 और 420 में। चीटिंग बेसिकली क्या है, 2 मेन इंग्रेडिएंट है चीटिंग के, पहला डिसेप्शन और दूसरा इंड्यूसमेंट। अगर डिसेप्शन के साथ किसी ने इंड्यूस किया तुम्हें, जिसका पहले से मकसद था तुम्हें ठगना, और इंड्यूसमेंट के बाद उसने क्या किया, फ्रॉडुलेंटली डिसीव किया तुम्हें, या फिर इंड्यूस किया तुम्हें कोई चीज करने के लिए जो तुम कभी भी नहीं करते, अगर उसके इंड्यूसमेंट में नहीं होता, तो दैट इज चीटिंग। तो जहां हमने अभी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में देखा वहां एंट्रस्टमेंट था, उसके बाद वो मिसएप्रोप्रिएशन कर रहा था, यहाँ कोई एंट्रस्टमेंट नहीं होगा, वो बंदा आपका विश्वास भी खुद हासिल करेगा इंड्यूस करके, और बाद में आपकी चीज आपसे ले भी लेगा। तो यहाँ पे शुरुआत से आपका क्या रहेगा, मकसद रहेगा उस पर्सन को ठगना, तो ये क्या कहलाती है, चीटिंग कहलाती है। कुछ एग्जांपल्स है इसके, जैसे मिस्टर ए फेक आईएएस ऑफिसर है, जेड की दुकान पे गया और उससे सामान खरीद लिया, इंटेंशन पे करना नहीं है क्रेडिट पे, तो ए ने क्या की है, चीटिंग। मिस्टर ए डीलर पासेस फॉल्स सैंपल टू बी, बी क्लाइंट है, बाद में एक्चुअल प्रोडक्ट बेचारे को नहीं मिलता है, वो सैंपल से डिफरेंट रहता है, तो ए ने क्या की है, चीटिंग। मिस्टर ए एक प्लांट ओनर है जो इंडिगो प्लांट देने का प्रॉमिस करता है बी को एडवांस पेमेंट पे, बाद में क्या करता है, इंटेंशन तो है कि पेमेंट ले लूं लेकिन प्लांट नहीं दूंगा, तो यहाँ पे डिसेप्शन बिगनिंग से है, तो ए ने चीटिंग की है। इसी केस को अगर हम कन्वर्ट करके दूसरा कर ले कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द मनी ये डिलीवर करना चाह रहा था, बाद में ये डिलीवर नहीं करता है, तो ये क्या कहलाएगा, सिविल एक्शन, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर डिसेप्शन बिगनिंग से है तो वो चीज क्या मानी जाएगी, चीटिंग, और अगर डिसेप्शन बिगनिंग से नहीं है तो वो चीज कभी भी चीटिंग नहीं कहलाएगी। मिस्टर एक प्रॉपर्टी डीलर है, क्लाइंट को चीट कैसे किया, ए को, कि बी कोई क्लाइंट था, ए ने उससे कहा कि मैं ओनर हूं इस प्रॉपर्टी का, पूरे फैक्ट वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया और उसको प्रॉपर्टी बेच दी, तो ए ने यहाँ पे क्या की है, बी के साथ चीटिंग की है। मेन एलिमेंट ऑफ चीटिंग क्या है, डिसेप्शन और इंड्यूसमेंट टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, या किसी को कोई प्रॉपर्टी दिलवा देना या रखवा देना। यहाँ पे एक चीज ये है कि इंड्यूसमेंट इस तरह से आना चाहिए कि वो काम आप उसके बहकावे में आने से कर रहे हो, अगर आप उसके बहकावे में नहीं होते तो कभी भी ऐसा काम उसके लिए नहीं करते।
केस स्टडी है इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड वर्सेस मोटोरोला इनकॉर्पोरेटेड एंड अदर्स। इसमें क्या था कि अगर नहीं डिस्क्लोज करोगे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन तो वो भी चीटिंग माना जाएगा, क्योंकि किसी सच को छुपाना भी झूठ के बराबर ही माना जाता है। एमएन ओझा एंड अदर्स वर्सेस आलोक कुमार श्रीवास्तव के केस में ये था कि अगर एक बॉन्डेड वेयर हाउस से दूसरे बॉन्डेड वेयर हाउस में सामान शिफ्ट होता है ताकि आप एक्साइज ड्यूटी से बच जाओ तो ये भी चीटिंग कहलाएगा। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जहां पे आप प्रिटेंड करते हो कि यू आर समबडी एल्स, प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, मतलब आप नॉर्मली कोई और हो लेकिन दिखाते हो कि कोई और हो, जैसे वो फेक आईएएस ऑफिसर वाला एग्जांपल, तो हम उसको कहेंगे चीटिंग बाय पर्सोनेशन। मिस्टर एक नॉर्मल एम्प्लॉय है XYZ कंपनी का, बी को कहता है कि मैं CEO हूं XYZ कंपनी का, तो ए ने क्या किया, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पनिशमेंट फॉर चीटिंग, सिंपल वाली चीटिंग की पनिशमेंट है 1 साल, फाइन या बोथ। तो जो हमने 415 में सिंपल चीटिंग पढ़ी उसकी डेफिनेशन क्या है कि आपको इंड्यूस करना है, डिसेप्शन करना है, लेकिन उसमें सजा कितनी मिलेगी, 1 ईयर, फाइन या फिर दोनों। 418 सेक्शन फिर क्या है, जब पर्सन को नॉलेज हो कि कितना लॉस होने वाला है उस पर्सन का जिसको मैं चीट कर रहा हूं। तो जब हम सिंपल चीटिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम तो सिर्फ चीट कर रहे हैं, लॉस का मुझे आइडिया नहीं कि कितना होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें यू आर अवेयर ऑफ द लॉसेस दैट द पर्सन इज गोइंग टू सफर। तो इस केस में यू आर ईदर बाउंड बाय द लॉ और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बीच में था कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना था लेकिन तुम नहीं करते हो, तो 3 साल की सजा, फाइन या दोनों। तो जहां पे लॉस का भी आइडिया हो वहां पे आपकी सजा क्या हो जाएगी, 3 इयर्स तक हो सकती है। अब बात करते हैं पर्सोनेशन वाली चीटिंग में, जहां आपने बहरूपिया बनके या फिर रूप बदल के किसी को चीट किया तो 3 साल की जेल, फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा केस है तब किस हिसाब से हम पनिशमेंट देंगे। अब आती है 420 चीटिंग, जो सबसे बड़ी चीटिंग कहलाती है, दैट इज 420 400 BC के केस। यहाँ पे क्या होता है, आप किसी पर्सन को इस तरह से इंड्यूस करते हो कि उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे दे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीटिंग मानी जाती है 420 वाली, जहां चीटिंग होती है डिसऑनेस्टली, इंड्यूस किया जाता है पर्सन को डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन या फिर डिस्ट्रॉय कर दे अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, तो इसकी इंप्रिजनमेंट है 7 साल और फाइन भी यहाँ पे लगेगा। तो इसका मतलब चीटिंग जितनी बड़ी सजा भी उतनी ही बड़ी। अब देखो सिंपल चीटिंग से डील करता है 417 और 420 डील करता है बड़ी वाली चीटिंग पे, जहां पे बड़ी बड़ी सजाएं या 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। केस लो कुरियाचन चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इन्होंने एक मनी सर्कुलेशन स्कीम लाई जिसमें इन्होंने कहा हम तुम्हारा पैसा डबल कर देंगे। जब इस स्कीम को देखा गया तो मैथमेटिकली इट वाज इम्पॉसिबल टू डू दिस थिंग, तो यहाँ पे माना गया कि ये चीटिंग हुई है 420 सेक्शन में। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पे से केस भी आता है। केस इस तरह से आ सकता है कि कोई एक पर्सन है जिसने बोनाफाइड इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी किसी को बेची, परचेजर को भी ये लगा प्रॉपर्टी इसके, बाद में कोई रियल ओनर आ जाता है जो कहता है कि इसने चीटिंग की है, फॉल्स डीड एग्जीक्यूट की है, तो यहाँ पे इसको चीटिंग नहीं मानेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शन ऑफ चीटिंग। एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन भी नहीं है और इंड्यूसमेंट भी नहीं है, नो डिसेप्शन नो इंड्यूसमेंट। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसको केस लॉ की फॉर्म में पूछा है कि ये चीटिंग का आरोप लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम कहेंगे इसमें चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं, ना डिसेप्शन है ना इंड्यूसमेंट है। उसके बाद आता है श्रुति एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे एक चीज क्लियर की गई कि कभी भी क्रिमिनल लायबिलिटी अटैच करने के लिए ये देखो कि पर्सन का इंटेंशन गलत था या नहीं था। इफ द इंटेंशन ऑफ द पर्सन वाज नॉट रॉन्ग तो हम उस पर चीटिंग वाली लाइबिलिटी नहीं डाल सकते, वो नॉर्मल एक सिविल लाइबिलिटी आएगी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी केस में चीटिंग का आरोप लगाने के लिए चीटिंग प्रूव करनी भी जरूरी है कि डिसेप्शन शुरुआत से था और साथ ही साथ यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी आया है। अगर ये दोनों चीजें नहीं प्रूव होती है तो नॉर्मल सिविल केस होगा, चीटिंग का आरोप नहीं लगेगा क्योंकि चीटिंग एक क्रिमिनल लाइबिलिटी है। चीटिंग में और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? चीटिंग बेसिकली क्या है, फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एडवांटेज लेना, यहां एंट्रस्टमेंट होना जरूरी है। 415 से 20 सेक्शन कवर करता है, 405 से 409। यहाँ पे आप इंड्यूस करते हो ओनर को ऐसा कोई काम करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता या फिर उसकी प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए। यहाँ पे पहले क्या आता है, एंट्रस्टमेंट, बाद में आप उसकी प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करते हो। कोई भी पर्सन चीटिंग कर सकता है लेकिन ये ज्यादातर बेली, कैरियर, एग्जीक्यूटर या एजेंट करते हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग में प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है पोजेशन से, लेकिन यहाँ पे पहले एंट्रस्टमेंट आना चाहिए, बाद में ही प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन होगा।
ए ने झूठ बताया कि वो सिविल सर्विसेज में और रिसीव कर लिया जेड को, तो यहां पे इसने क्या किया, चीटिंग। ए एक वेयर हाउस कीपर था, जेड जर्नी पे जा रहा था, उसको फर्नीचर दिया, जेड ने वो फर्नीचर अपने फायदे के लिए बेच दिया, तो इसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे क्या था, इंटरेस्टमेंट था, यहाँ पे नो इंटरेस्टमेंट, सब कुछ खेल रचा गया, डिसेप्शन फ्रॉम बिगनिंग। तो चीटिंग के लिए हम कह सकते हैं डिसेप्शन फ्रॉम बिगनिंग इज टू बी देयर, शुरुआत से अगर डिसेप्शन है तो चीटिंग मानी जाएगी, वरना नहीं है। सजाएं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 417 में 1 ईयर की, 418 और 9 में 3 ईयर, 420 में 7 ईयर, यहाँ पे 406 में 3 ईयर, 4078 में 7 ईयर्स और 409 में 10 ईयर्स, और अगर पब्लिक सर्वेंट रहा तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का भी प्रोविजन उसमें बनता है। अब आते हैं फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। 4 सेक्शन है टोटल इसके, 421 से लेके 424 तक के। ये बड़े सिंपल से सेक्शन है, हम इसको पहले समझ लेते हैं, बाद में इसके केस लो बता देंगे, क्योंकि एज सच क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक नहीं आया हुआ है। 421 और 422 किसको डिफ्रॉड करने के लिए, डिफ्रॉड द क्रेडिटर। 421 में आप क्या छुपाओगे, कंसील योर प्रॉपर्टी। 422 में आप छुपाएंगे कंसील डेट और डिमांड। अब देखो दोनों ही सेक्शन में मकसद क्या है, डिफ्रॉड करना क्रेडिटर्स को। यहां दूसरे दो सेक्शन है 423 और 4, इसमें आप डिफ्रॉड करते हो डायरेक्टली किसको, गवर्नमेंट को, डिफ्रॉड द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, पहले में आप कंसील करते हो, नहीं सॉरी, ट्रांसफर करते हो अपनी प्रॉपर्टी फॉल्स कंसिडरेशन के साथ, फॉल्स कंसिडरेशन के साथ, ताकि गवर्नमेंट को पूरा टैक्स ना देना पड़े, तो ये 423 है। 424 में आप कंसील करते हो अपनी प्रॉपर्टी ताकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चले और तुम्हारी टैक्स की लायबिलिटी आए ही नहीं। तो यहाँ पे ये 4 सेक्शन इस तरह से दिए हैं, फटाफट से इनके केस देख लेते हैं। 421 में आप कंसील कर रहे हो प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना, रामोतार चौकने वर्सेस हरिराम टोडी का केस है। इसमें क्रेडिटर से पैसा छुपाने के लिए या फिर उनको ना देना पड़े, इसलिए आप प्रॉपर्टी की मास्किंग कर लेते हो। सेकंड में इसमें बताया गया है केस कमिश्नर ऑफ वेल्थ वर्सेस जीडी नायडू। यहाँ पे बताया गया कि डेट किस चीज को कहेंगे, वो डेट की डेफिनेशन एक तरह से आए। और मंगू सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये बताया गया कि डिमांड वैसे तो अलग है, लेकिन इसको भी हम यहाँ पे डेट ही कंसीडर करेंगे। तो 421 और 22 क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए बनाए गए सेक्शन है। 423 क्या है, 423 में हमने कहा कि गवर्नमेंट को आप डिफ्रॉड कर रहे हो, क्यों, ताकि ट्रांसफर हो जाए फॉल्स स्टेटमेंट से और आपको पूरा टैक्स ना देना पड़े। और 424 में आप कंसील कर रहे हो प्रॉपर्टी ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कंसीलमेंट या रिमूवल होना चाहिए, और उसके पीछे तुम्हारा गलत इरादा भी होना चाहिए। तो दीज आर सेक्शंस दैट आर रिलेटेड टू फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट डीड्स। फोर्जरी सेक्शन 463, जब भी कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाओ तो वो क्या कहलाता है, फोर्जरी कहलाता है। फोर्जरी की पनिशमेंट कितनी है, 2 साल की जेल, फाइन या फिर दोनों, ये फोर्जरी की पनिशमेंट हो सकती है। केस लो रामचंद्रन वर्सेस स्टेट के केस में ये बताया गया कि ए पर्सन इज सेड टू बी डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दिस थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, कि कोई भी ऑफेंस कमिट होने के लिए उसका डिफ्रॉड करने का इंटेंशन या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होना चाहिए, वरना हम उसको फ्रॉड नहीं कह सकते। परमिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये कहा गया कि मियर ऑल्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कभी भी फोर्जरी नहीं कहलाता है, इट इज नॉट फोर्जरी। मेन है ये केस, इसमें से क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड, कि आपको सिचुएशन दे देता है और फिर पूछता है कि फोर्जरी है या नहीं है। तो बलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। बलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या था, शी वॉज अ टीचर इन अ स्कूल, शी वांटेड टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन अनदर स्कूल। तो इसने एक सर्टिफिकेट दिखाया एक स्कूल का और कहा आई एम अ एक्सपीरियंस टीचर, मैंने इस स्कूल में काम किया, बहुत अच्छा स्कूल है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है। बाद में पता चला द स्कूल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने इस पे चीटिंग का केस लगाया बलबीर कौर पे, पर बाद में जब सर्टिफिकेट देखा गया तो सर्टिफिकेट में कहीं नहीं लिखा था एक्सपीरियंस लेटर में कि वो स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसको फोर्जरी नहीं कहा गया। तो इसका मतलब फोर्जरी के लिए ओरल कॉन्वर्सेशन नहीं है, ओरल में तो वो चीज कंसीडर ही नहीं होगी। फोर्जरी के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट में फेरबदल होना जरूरी है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं पाया गया, तो इसको बोलेंगे एक्सेप्शन ऑफ
फोर्जरी, इस पे फोर्जरी का आरोप नहीं लगेगा। अब बात करते हैं डिफेमेशन की। व्हाट इज डिफेमेशन? फॉल्स स्टेटमेंट अगेंस्ट अ पर्सन या इंप्यूटेशन अगेंस्ट अ पर्सन जो उसकी रेपुटेशन को, बॉडी को, माइंड को किसी भी तरह से हार्म करे। 499 सेक्शन ऑफ आईपीसी इसको कवर करता है। इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन क्यों दिए गए हैं? ताकि ये बताया जाए कि इसका एम्बिट बहुत वाइड है। तो अब इसमें पहला एक्सप्लेनेशन डिसीज्ड पर्सन को भी इंक्लूड करता है कि अगर किसी डिसीज्ड पर्सन के नाम को आप खराब कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि वो लिविंग होता तो उसको कितना बुरा लगता है, या आज की डेट में उसकी फैमिली को कितना नुकसान हो रहा है, वो हम देखते हुए डिसीज्ड वाला भी इसमें कवर करेंगे। दूसरा, इंप्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एसोसिएशन, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन का भी नाम खराब करना डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। थर्ड, अगर ऑल्टरनेटिव या आयरोनिकली एक्सप्रेस की गई चीजें हैं तो वो भी डिफेमेशन में आएगी। और चौथा है कि डिफेमेशन वो नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। इफ अदर पीपल थिंक तो कि इस चीज से या इस स्टेटमेंट से तुम्हारा मोरल डाउन हो रहा है या फिर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है तो वो डिफेमेशन कहलाएगा। तो डिफेमेशन इज नॉट समथिंग दैट इज रॉन्ग फॉर मी, इट इज टू बी रॉन्ग फॉर अदर्स ऑल्सो। तो ये चार एक्सप्लेनेशन इसलिए दिए गए ताकि समझ में आए कि डिफेमेशन कैसे कैसे माना जा सकता है। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन है जो यही बताते हैं कि डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट मैनर में हो वो डिफेमेशन माना जाएगा। मेन है अब इसके एक्सेप्शंस कि कब कब डिफेमेशन नहीं माना जा सकता। अगर मैं सही चीज पब्लिक गुड में बोलूं या पब्लिश करूं तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट है उसका कंडक्ट मुझे पब्लिकली जैसा दिखा मैंने उसको अगर पब्लिश किया तो दैट इज नो डिफेमेशन। किसी पर्सन ने कोई पब्लिक क्वेश्चन टच किया, मैंने उसका कंडक्ट दिखा दिया, जैसे कोई सिग्नेचर कैंपेन किसी ने चलाया, किसी ने लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया, किसी सरकार की कोई पर्टिकुलर पॉलिसी के खिलाफ वो जा रहा है, तो ये सब क्या है? मैं जो जो कर रहा है वो उसको पब्लिश कर रहा हूँ या न्यूज में कवर कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट डिफेमेशन। ये जैसा मुझे कंडक्ट दिखा वैसा मैंने दिखाया। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चलती है और उसकी रिपोर्ट में पब्लिश करता हूं तो दैट इज नॉट डिफेमेशन। मेरिट्स ऑफ अ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर्स कंसर्न, जैसे कोर्ट में कोई केस डिसाइड हुआ उसको मैंने पब्लिसाइज कर दिया कि ऐसा ऐसा डिसीजन कोर्ट का है, या किसी विटनेस का कंडक्ट मुझे जिस केस में जैसा दिखा मैंने पब्लिश कर दिया, तो वो डिफेमेशन नहीं है। पर याद रखना देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, कि जब भी आप जैसा दिख रहा है वैसा ही कहेंगे तो वो डिफेमेशन नहीं है, पर जैसे ही आपने पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट कर दिया तो दैट बिकम्स डिफेमेशन। अब मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, जब भी कोई परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने सबमिट होती है जजमेंट के लिए तो पब्लिक पक्का उसको जज करेगी, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे कि किसी ने बुक पब्लिश की, तुमने उस पर कमेंट किया, किसी ने स्पीच दी, तुमने उस पर कमेंट किया, अगर सिंगर ने अपना सिंगिंग की और तुमने उस पर जजमेंट दिया तो दैट इज नॉट डिफेमेशन। सेंसर जो गुड फेथ में पास किए जाते हैं लॉफुल अथॉरिटी द्वारा, जिसको लॉफुल अथॉरिटी हो दूसरे पे, वो इसमें कवर नहीं होता डिफेमेशन में। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसको टीचर ने कुछ कहा, तो लॉफुल अथॉरिटी कहां से डिराइव हुई? पेरेंट्स से। एक एम्प्लॉय को एक बॉस ने कुछ कहा तो लॉफुल अथॉरिटी कहां से डिराइव हुई? उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट से। तो यहाँ पे अगर सेंसर जो गलत काम को करने पर दिए जाते हैं वो कभी भी डिफेमेशन का पार्ट नहीं बनेंगे। किसी पे मैंने आरोप लगाया गुड फेथ में टू अथोराइज पर्सन, जैसे नौकर के लिए मालिक को कहना, बच्चे के लिए उसके पिता को कहना, तो वो अथोराइज्ड है उसके लिए, तो हम उसको कहेंगे तो ये डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, पर वो आरोप सही होना चाहिए। इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ टू प्रोटेक्ट हिज और अदर्स इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को या दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप किसी पे नाम लगाते हो तो दैट इज नॉट डिफेमेशन। अगर मैं अपनी दुकान संभालने वाले किसी पर्सन से कहता हूं कि इस बंदे को कुछ सामान मत देना जब तक ये पैसा कैश में ना दे, क्योंकि मुझे इसकी सच्चाई का विश्वास नहीं, तो ये डिफेमेशन नहीं है, क्योंकि मेरे को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। क्वेश्चन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू हुम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड, कई बार हम किसी को सावधान होने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी पर्सन के खिलाफ उसको कुछ बोलते हैं, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हम किसी की भलाई के लिए या पब्लिक गुड के लिए कर रहे हैं। अब पनिशमेंट क्या है डिफेमेशन की? एज पर सेक्शन 500 2 इयर्स फाइन और या दोनों भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिफेमेशन की। दो है, लाइबल और स्लैंडर। लाइबल मतलब परमानेंट, स्लैंडर मतलब एड्रेस टू ईयर जो टेम्परेरी नेचर का होता है। अब देखो इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइबल और स्लैंडर को एक्सप्लेन करो एज पर आईपीसी। तो अब डिफेमेशन के दोनों पार्ट है, तो पहले आप डिफेमेशन एक्सप्लेन करेंगे, देन लाइबल और स्लैंडर को एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसमें एक पब्लिश वर्ड आता है जिसका एम्बिट बहुत बड़ा है। अभी तक तो हम बात सिर्फ उन लोगों की कर रहे थे जिन्होंने डिफेमेशन एक्चुअल में किया है।
अब हम उनको भी लपेटे में ले रहे हैं जो एक्चुअल में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो पहला हम 501 में किसको इंक्लूड करते हैं, प्रिंटिंग और एनग्रेविंग मैटर नोन टू बी डिफेमेटरी, कि ऐसा पर्सन जिसने तुम्हारा साथ दिया उस डिफेमेटरी मैटर को प्रिंट या एनग्रेव करने में, वो भी इसमें लायबल बन जाएगा। पर याद रखना उस पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए कि ये मैटर डिफेमेटरी, क्योंकि केस है एक शंकरन वर्सेस रामकृष्ण पिल्लई, जिसमें जो पर्सन था उस पे आरोप लगा डिफेमेशन का, लेकिन उसने ये प्रूव किया कि जिस लैंग्वेज में लिखा गया दैट इज मलयालम, मेरे को वो लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो हाउ वुड आई नो कि ये डिफेमेशन है तुम्हारा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि जब तक नॉलेज में नहीं है कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट है तब तक उसको पब्लिश करने के लिए तुम्हारी लायबिलिटी नहीं आएगी, पर नॉलेज में आने के बाद भी पब्लिश कर दिया तो यू विल बी हेल्ड लायबल। 502 किसको कवर करता है, जो सेल करते हैं प्रिंटेड या एनग्रेव्ड मैटर को या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको कवर करता है। तो ऐसे पर्सन जिन्होंने कोई डिफेमेटरी मैटर देख के प्रिंटेड या एनग्रेव्ड और पता था कि डिफेमेटरी इंप्यूटेशन है फिर भी सेल किया है, ऑफर किया सेल के लिए, तो उनको हम किस में कवर करेंगे, 502 में। तो 499 डिफाइन करता है डिफेमेशन को, 500 में पनिशमेंट, और 501 और 2 उसके एम्बिट को बढ़ाता है कि ना कि सिर्फ डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोलने वाला, उसको प्रिंट करने वाला या उसको आगे फैलाने वाला भी इस चीज में लायबल हो जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जनरल एक्सेप्शंस। व्हाट आर जनरल एक्सेप्शंस। देखो बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको हमें कुछ पावर्स देनी पड़ती है, या फिर बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें मेंस रिया की कमी होती है, मतलब मेंस रिया मिसिंग होता है उनका काम पीछे करने के लिए, तो क्राइम उसको नहीं मान सकते। तो ऐसे ही चीजों को हम क्या कहते हैं, जनरल एक्सेप्शंस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसमें से केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक फैक्ट दे दिया तुम्हें कि इसमें बताओ कि इम्यूनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर ये बोल दिया कि पनिशेबल है या नहीं आईपीसी में, तो वैसे, या फिर डायरेक्टली भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि जनरल एक्सेप्शन क्या है, मेंशन एनी 4 या एक्सप्लेन एनी 4, तो आप कम से कम कितने लर्न करोगे, 10, क्योंकि 10 नहीं लर्न किए तो फिर आपको कम से कम 8 अगर लिखने बोल दिए, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन मान लो आ गया और 8 जनरल एक्सेप्शन बोले तो 10 रखोगे याद, तभी तो 8 लिख पाओगे। तो इस तरह से आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये क्या देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं कुछ पर्सन को कि उनके ऊपर आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। तो पहला हमारा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि अगर फैक्ट की मिस्टेक है और मैंने उसके बेसिस पे कुछ काम किया तो मैं फिर आईपीसी में क्यों लायबल, आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर आईपीसी। एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब एक एक्ट कोई पर्सन कर रहा है जो कि कौन है, जज है, और जुडिशियली ही कर रहा है, मतलब उसने कोई अनलॉफुल काम नहीं किया, जो उसके पास एविडेंसेस है उसके बेसिस पे उसने डिसीजन लिया, तो उसको लायबल नहीं बोलेंगे, भले ही फिर वो डिसीजन गलत ही क्यों ना हो, पर उसको तो जो मिला उसने बेसिस पे काम कर लिया। उसके बेसिस पे, मतलब कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे या जज के ऑर्डर के बेसिस पे जो भी लोग काम करेंगे उनको भी इम्यूनिटी एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई मिनिस्ट्री वाले हैं, या फिर पुलिस वगैरह है जो कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करती है, या फिर मेनली वो मान लो जो जल्लाद है जो डेथ पेनल्टी किसी को दे देता है, एग्जीक्यूटर जिसको बोलते हैं, तो अगर उसने कोई काम कर दिया तो उसकी भी लायबिलिटी नहीं आएगी, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने वो ही किया जो कोर्ट का ऑर्डर था। उसके बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, पहले में सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, अब हम बात कर रहे हैं ऐसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट जिसको जस्टिफिकेशन लॉ ने दे दिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, जस्टिफाई ही लॉ ने कर दिया था, तो मेरा तो बोनाफाइड बिलीफ था कि ये सही चीज है, तो अब उस केस में भी मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट, कोई लॉफुल एक्ट करते टाइम पे एक्सीडेंट हो जाए तो यू आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर द सेम, कि तुम जो काम कर रहे थे दैट वाज लॉफुल लेकिन गलती से एक्सीडेंट हो गया तो अब उस चीज में तुम्हारी लायबिलिटी नहीं आएगी। एक्ट जिसमें हार्म तो होने वाला है बट क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, पर आपने क्यों किया, क्योंकि दूसरा हार्म बचाना था। जैसे कि गाड़ी चला रहे थे, सामने कोई पर्सन आ गया, तुमने गाड़ी घुमाई, किसी को टक्कर लग गई, उसका नुकसान हो गया, तो आईपीसी कहता है कि सामने भी पर्सन था ना, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी था। पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे तुमने ये कहा कि सामने मेरे आलू गिरे हुए थे रोड पे किसी के और मैंने गाड़ी घुमा के किसी को टक्कर मार दी, तो आलू इज नॉट सो इंपॉर्टेंट कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम दूसरे को हार्म कर दो। तो यहाँ पे ये भी जज करना जरूरी है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम इम्यूनिटी चाहोगे तो जैसे हमने नॉर्मल पढ़ा था प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, कि कोर्ट तुम्हें इनोसेंट मानेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम गिल्टी हो। यहाँ पे उल्टा रहेगा कि तुम्हें अगर डिफेंस लेना है तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे तुम इस डिफेंस में आ रहे हो, तो ये तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी रहेगी सारा प्रूव करने की। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज नहीं ला सकते उसको भैया, क्योंकि उसके पास
मेंस्ट्रुआ होगा ही नहीं। हम मानते हैं कि ऐसे बच्चे के पास 7 साल से कम के बच्चे के पास मेंस्ट्रुआ नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी कैटेगरी बनाई 7 से 12 वाली, जिनकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, तो उनको भी हम आईपीसी में कवर नहीं कर सकते। उनके लिए फिर जुवेनाइल सेंटर्स वगैरह होते हैं जिनमें हम उनको भेज सकते हैं। एक्ट ऑफ अ पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है, जो अनसाउंडनेस है जिसके माइंड की, उसको कैसे तुम आईपीसी में लाओगे? आईपीसी उसको कवर ही नहीं करेगा क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कोज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि कोज्ड अगेंस्ट विल होना जरूरी है, कि अगर तुमने मान लो नशा किया, अपनी मर्जी से किया, फिर कुछ गलत काम किया तो इम्यूनिटी नहीं है। पर अगर किसी ने जबरदस्ती तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के बिना ये चीज करवा दी और तुम्हें पता ही नहीं था, फिर नशे में तुमने कुछ गलत काम कर दिया, तो ये चीज उस पर अप्लाई होगी कि तब तुम्हें इम्यूनिटी मिल जाएगी। offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। पर यहाँ एक चीज और इसमें ऐड की गई है कि sometimes what happens is कि we are intoxicated and now we are aware of this thing that intoxication हो चुका है। उस टाइम पे भी आप मान लो कोई चीज करने शुरू हो जाओ, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस, कि यू आर श्योर कि यू आर ड्रंकन, ये तो समझ में आ गया कि नशा हो चुका है, बट स्टिल यू आर ड्राइविंग द कार, तो अब तुम किसी का नुकसान करते हो तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज इस चीज के लिए तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट 87 सेक्शन। देखो, ऐसा है जिसमें तुम्हें पता था कि कोई बहुत बड़ा नुकसान, डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं होने वाला, और उस पर्सन की कंसेंट के साथ तुमने किया है। पर याद रखना, कंसेंट वैलिड होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। और ये याद रखना कि अनसाउंड माइंड का पर्सन और माइनर कभी भी खुद से कंसेंट नहीं दे सकता। और ये भी एक एक्सेप्शन है इसमें कि कंसेंट के साथ मर्डर करना भी अलाउ नहीं है, कि मर्डर अगर कोई बोले कि तुम मुझे मार डालो तो भी तुम उसको नहीं मार सकते विथ कंसेंट भी। इसको हम याद रख सकते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया से। एक्ट जिसमें डेथ नहीं कोज करनी पर कंसेंट से गुड फेथ में किया गया पर्सन के बेनिफिट के लिए, जैसे कि एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया एक पेशेंट का, रिस्क था कि उसकी जान जा सकती है पर जान लेना इंटेंशन नहीं था, तो अगर वो मर भी गया तो डॉक्टर पे इसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। गार्जियन की कंसेंट के साथ गुड फेथ में अगर काम किया जाए, किसके लिए? अनसाउंड माइंड और माइनर के लिए, तो इम्यूनिटी दोनों को मिलेगी, उस पर्सन को भी जिसने वो एक्ट किया और गार्जियन को भी इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि गुड में, पब्लिक गुड में या उसकी भलाई के लिए गुड फेथ में काम हुआ है। कंसेंट का मतलब क्या है? फ्री, वॉलेंट्री ऐसे होनी चाहिए। माइनर कंसेंट नहीं दे सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन कंसेंट नहीं दे सकता, उसके लिए कौन देंगे? गार्जियन। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज, कि जैसे कंसेंट के साथ तुमने कुछ काम किया तो इसका मतलब ये नहीं है कंसेंट के साथ तुम अनलॉफुल काम कर सकते हो। अगर वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है तो वो ऑफेंस ही माना जाएगा, जैसे एक मैंने एग्जांपल मर्डर का बताया। दूसरा आप कह सकते हो कि किसी की कंसेंट लेके उसके साथ कुछ गलत काम तुम कर लेते हो तो वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है। तो कंसेंट के साथ कैसा काम होना चाहिए? गुड फेथ में काम होना चाहिए। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, ये होते हैं इमरजेंसी या एक्सीडेंटल केसेस, जिनमें क्या आप करते हो कि किसी एक पर्सन के कंसेंट ले पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? विदाउट कंसेंट भी उसको हैंडल करोगे, तो हम उसको कवर कर लेंगे आईपीसी में। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, जैसे एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को बताया कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है, तुम अब ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं पाओगे, परिणाम ये हुआ वो शॉक से वहीं पे मर गया, तो इसको भी आईपीसी कवर करेगा, उसकी गलती नहीं है, कम्युनिकेशन गुड फेथ में था। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, ऐसा कोई काम जिसके लिए तुम्हें किसी ने मजबूर किया, कंपेल किया, धमकाया, डराया और वो काम करवा लिया, तो तुम्हें आईपीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पर याद रखना इसमें दो चीजें कवर्ड नहीं है, एक तो मर्डर, किसी ने डरा धमका के भी मर्डर कराया, या ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, देशद्रोह वाली चीजें, टेररिस्ट एक्टिविटी टाइप, अगर कुछ धमका के भी करवा रहा है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। अदर देन दैट सब चीजें कवर हो जाएगी। एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म सेक्शन नंबर 95, अगर किसी एक्ट में बहुत छोटी सी चोट, थोड़ी सी चोट लगी है तो नॉर्मल टेम्पर वाला पर्सन उसको झेल जाएगा, पर शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन उस पर भी भड़क जाएगा। तो अगर केस मान लो कोर्ट में गया तो आईपीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर तुमने गलती से किसी को धक्का मार दिया, उसको सिर पे थोड़ी सी चोट लग गई और उसने तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया, तो ये तो इनवैलिड सा ही है, तुम्हें साफ ही पता चल रहा है कि टोटियस लाइबिलिटी आ सकती है, पर कहाँ आईपीसी लगा रहे हो, तो कोर्ट भी इस चीज को कंसीडर करेगा कि इट वॉज अ स्लाइट हार्म और यहाँ पे कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं था। तो ये आपके टोटल 20 जनरल एक्सेप्शन है, याद कितने रखने हैं? 10 तक कम से कम।
अब यहाँ पे आके ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और जो जो क्वेश्चन आने जैसे हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं, बता दिए हैं। अदर देन दैट आई वुड रिकमेंड कि आप सेक्शंस के नंबर याद रख सको तो याद रख लो, क्योंकि बहुत बार रेफरेंस देना पड़ सकता है। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से आपका कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।